आज की इस कहानी की ओर। तब रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे जब मेरी ट्रेन पटरियों पर सरपट दौड़ रही थी। मगर मैं इससे खुश नहीं था क्योंकि ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2.25 घंटा लेट चल रही थी। काली अंधेरी रात, ऊपर से घना कोहरा। ठंड का तो ये हाल था कि ट्रेन की बंद खिड़कियों के नीचे जो छोटी मोटी दरारें थीं, वहां से जो हवा ट्रेन के अंदर आ रही थी, मैं उसी से कांप जा रहा था। उस रात मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी ठंड महसूस कर रहा था। तकरीबन रात के 1 बजे, यानी ठीक आधे घंटे के बाद मैं ट्रेन से उतरा। ट्रेन से स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही था। मेरे अलावा और कोई शख्स ट्रेन से नहीं उतरा था। मुझे लगा वैसे भी ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे और ऊपर से स्टेशन भी गांव का था। खैर, एक दफा उस खाली स्टेशन का जायजा लेने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन के बाहर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक मेरी नजर जा रही थी, सिर्फ सन्नाटा और खालीपन ही नजर आ रहा था। ना तो कोई ऑटो रिक्शा और ना ही कोई टैक्सी वगैरह। स्टेशन से निकलकर मैंने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा, मगर ऐसा कोई साधन दिखा नहीं जिससे मैं कुशागढ़ गांव तक जा सकूं। चूंकि मैं यहां पहली बार आ रहा था, इसलिए मुझे ये पता भी नहीं था कि यहां से कुशागढ़ गांव कितनी दूर है। सारा हिसाब किताब मन में बैठाने के बाद मैंने तय किया, एक काम करता हूँ, स्टेशन चला जाता हूँ। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। वहाँ स्टेशन मास्टर तो होंगे ही, शायद वो कुछ मदद कर सकें। मन में इतना सोचकर मैं स्टेशन की ओर चल दिया। मैं वापस स्टेशन आया और स्टेशन मास्टर का कमरा ढूंढने लगा। कुछ देर तक यहाँ वहाँ निगाहें फेरने के बाद मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। मैं उस कमरे के पास गया और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारने पर अंदर से आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाइए। मैं कमरे का दरवाजा सरकाकर अंदर दाखिल हुआ तो स्टेशन मास्टर सामने ही एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने स्टेशन मास्टर से कहा, सर, मुझे कुशागढ़ गांव जाना है। गांव कितनी दूर होगा, आप बता सकते हैं? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, कुशागढ़ गांव? इस वक्त आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी। कुशागढ़ गांव लगभग 25 किलोमीटर तो होगा ही यहाँ से। अब मैं ये सोचने लगा कि स्टेशन मास्टर से रात भर यहाँ रुकने की गुजारिश करूं या नहीं, क्योंकि उनका चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मुझे यहाँ रात भर रुकने देंगे। मगर फिर भी मैंने एक बार स्टेशन मास्टर से गुजारिश की, सर, आप एक छोटी सी मेहरबानी करेंगे? सिर्फ आज रात भर के लिए मुझे यहाँ रुकने देंगे? वो क्या है ना, बाहर बहुत ठंड है। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, 1 मिनट, आपको कुशागढ़ गांव जाना है ना? रुकिए, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। इतना बोलकर स्टेशन मास्टर ने पास ही के टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाने लगा। जब अगले ने फोन उठाया तब स्टेशन मास्टर ने कहा, प्रताप, गाड़ी लेकर आप आओगे अभी? इतना बोलने के कुछ देर बाद ही स्टेशन मास्टर ने फोन रख दिया और मुझसे बोला, आप बैठिए, थोड़ी देर में वो आ रहा है गाड़ी लेकर। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं सही सलामत कुशागढ़ गांव पहुंच जाऊंगा, भले थोड़ी देर से हो। थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहने के बाद स्टेशन मास्टर का फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाया और थोड़ी ही देर में रख भी दिया। फोन रखते ही उन्होंने मुझसे कहा, आप जाइए, आपकी सवारी आ गई है। और हाँ,
150 कुछ ज्यादा मांगे तो दे दीजिएगा, बेचारा इतनी ठंड में सिर्फ आपके लिए आया है। जिसके बाद मैंने स्टेशन मास्टर का आभार जताया और अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर की ओर चलता बना। ठंड अब तक मेरे अनुमान से कई गुना बढ़ चुकी थी। सर्द हवाएं चल रही थीं, जो शरीर के अंदर हड्डियां तक को कांपने पर मजबूर कर दे रही थीं। खैर, थोड़ा चलने के बाद मैं स्टेशन के गेट पर पहुंचा, जहां से मुझे रोड पर एक सफेद रंग की कार नजर आ रही थी। मैं चलकर उस गाड़ी के नजदीक गया और ड्राइवर के बगल वाली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। ड्राइवर सीट पर मेरी ही उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। मेरे दरवाजा बंद करते ही उस आदमी ने, जिसका नाम प्रताप था, उसने कहा, कहाँ जाना है साहब जी? तो मैंने जवाब दिया, कुशागढ़ गांव जाना है। मेरे मुंह से कुशागढ़ गांव का नाम सुनकर पता नहीं प्रताप को क्या हो गया, जो उसका हंसता खेलता चेहरा परेशानी के काले बादलों में ढक गया। कुछ सोचने के बाद प्रताप मुझसे बोला, इतनी रात को कुशागढ़ गांव नहीं जा सकते हैं साहब जी, अगर कहीं और जाना है तो बोलो। आपको पता नहीं है वो रास्ता रात में कितना खतरनाक है, वहां नहीं जा सकते हैं। इस पर मैंने बोला, तो अब तुम ही बताओ क्या करें। दरअसल मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और मेरा कुशागढ़ गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। इस पर प्रताप ने गाड़ी का इंजन चालू करते हुए कहा, ठीक है, मगर 150 ज्यादा लगेंगे। इतना बोलकर प्रताप ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। अब तक रात काफी हो चुकी थी। मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर ओस की बूंदें मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रही थीं। बाहर अंधेरा तो था ही, साथ ही कोहरा भी इतना घना था कि सामने 2-4 मीटर के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा था। कार की सभी खिड़कियां बंद थीं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत ठंड मुझे लग ही रही थी। समझ नहीं आ रहा था इतनी ठंड सच में है भी या सिर्फ मुझे ही लग रही है। मेरे अंदाज से कार अब तक 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। रास्ता भी एकदम सुनसान था। अभी हमारी कार आगे बढ़ ही रही थी कि तभी प्रताप बोला, अच्छा साहब जी, आपको कुशागढ़ गांव में ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपको इतनी रात को आना पड़ा? इस पर मैं जवाब देने जा ही रहा था कि तभी गाड़ी के बोनट पर कोई औरत आकर गिर गई। उस औरत के हाथों में एक छोटा सा बच्चा भी था। चूंकि कोहरे की वजह से कार की रफ्तार पहले से ही कम थी, इसलिए प्रताप को गाड़ी रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने झट से गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो औरत और बच्चा लुढ़कते हुए बोनेट पर से जमीन पर जा गिरे। तभी मैंने प्रताप से कहा, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए। इस पर प्रताप बोला, पर साहब वो औरत काली चुड़ैल हुई तो? इस पर मैंने प्रताप को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या क्या पागलों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? जल्दी बाहर निकलो। इतना बोलकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकलकर सामने की ओर जाने लगा। मेरे पीछे पीछे प्रताप भी गाड़ी से नीचे उतरा। हमारी कार के ठीक सामने कोई औरत बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी और वो छोटा सा बच्चा उस औरत के बगल में बैठकर रो रहा था। सबसे पहले मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे ले जाकर गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। फिर मैंने और प्रताप ने मिलकर उस औरत को भी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर सुला दिया। उस औरत की सांसें अभी भी चल रही थीं। देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे कोई गहरी चोट लगी है, मगर फिर भी खुद डॉक्टर बनने से तो अच्छा था कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। इसलिए मैंने प्रताप से कहा, प्रताप हॉस्पिटल की तरफ चलो, उसका भाड़ा भी मैं दे दूंगा।
इस पर प्रताप बोला, साहब आप हर बात पर पैसे को बीच में क्यों लेकर आते हैं? मैंने आपसे हॉस्पिटल का भाड़ा मांगा? कोहरे को चीरती हुई हमारी गाड़ी आगे बढ़े जा रही थी। तभी मेरे जहन में अचानक ही एक सवाल उमड़ने लगा कि आखिर ये काली चुड़ैल क्या है। तभी मैंने प्रताप से पूछा, प्रताप, अभी तुम किसी काली चुड़ैल की बात कर रहे थे, वो क्या है? इस पर प्रताप ने जवाब दिया, साहब वो एक आत्मा होती है। मैंने कभी देखा तो नहीं है, पर सुना है कि वो इसी रास्ते पर अपने बच्चे के साथ भटकती रहती है। आगे प्रताप ने बताया, दरअसल आज से कुछ साल पहले इस रास्ते के बगल में एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बच्चों की बलि दी जाती थी। अब ये प्रथा कौन लाया ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक रात गांव वालों की नजर एक औरत के बच्चे पर पड़ गई और वो लोग उस बच्चे की बलि देने की तैयारी करने लगे। मगर जब ये बात उस औरत को मालूम पड़ी, तब वो औरत अपने बच्चे को लेकर भागने लगी। भागते भागते वो जब इसी रास्ते को पार कर रही थी, तभी एक तेज कार उस औरत और उसके बच्चे को कुचलकर चली गई। तभी से उस औरत और उसके बच्चे की आत्मा इसी रास्ते पर भटकती रहती है और उसी को काली चुड़ैल बोलते हैं। प्रताप की बात पर मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, मगर कहानी बहुत दुखदायक थी। खैर मैंने सोचा एक बार उस औरत को देख लेता हूं। ये सोचकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें बिना भागे ही उखड़ने लगी थीं, क्योंकि इतनी देर से बेहोश पड़ी वो औरत अब उठकर सीट पर बैठ चुकी थी। उस औरत की शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई थी और साथ ही वो बच्चा भी। उसका चेहरा भी बहुत डरावना था, मगर मैंने प्रताप को कुछ नहीं बोला क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो औरत और बच्चा दोनों ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। बाद में जब हम लोग कुशागढ़ गांव पहुंचे, तब मैंने प्रताप को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर प्रताप भी काफी डर गया, पर उस औरत ने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? क्या इसलिए क्योंकि हमने उसकी मदद की या कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।